अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफला का क्लासेस। तो जैसा कि आज आपको वीडियो के थंबनेल से ही पता चला होगा कि आज वाला वीडियो जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स और जो सीबीएसई बोर्ड के अंदर आते हैं रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस बेटा। तो इस कोरोना ने बेटा क्या कर दिया, जो इस कोरोना ने जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सारा एग्ज़ाम का पैटर्न ही बेटा आपका चेंज कर दिया। जो बेटा आपको आपकी जो फैकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशंस है क्लास 10th और क्लास 12th के रिलेटेड जो आपके बोर्ड ने आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन जो बेटा है वो पूरा चेंज कर दिया हुआ है। जो आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या हुआ करता था, जो ही हमारा जो जब कोरोना नहीं था तब आपका जो एग्जामिनेशन है वो तो पूरा लिया जाता था कि मार्च सेशन जब हुआ करता था तो आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाता था जिसमें आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आया करते थे बेटा। लेकिन जो आज वाला पेपर है वो कैसे होगा, अगर हम सीबीएसई की बात कर लेंगे तो आपका पेपर बेटा ऐसा है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो 2 हाफ्स में लिया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन बेटा 2 हाफ्स में लिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे कॉल किया हुआ था कि सर हमको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है इसके रिलेटेड, तो प्लीज़ इसके रिलेटेड आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए ताकि हमको ये सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। तो जो आपका एग्जामिनेशन है आपका वो 2 हिस्सों में लिया जाएगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है बेटा। जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है बेटा ये नवंबर या दिसंबर में लिया जाएगा, और जो आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन है ये मार्च या अप्रैल में लिया जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। अब बात सुनिए, जो आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन है इसमें आपका 50% सिलेबस आने वाला है अंडर द नॉर्मल कंडीशन, यानी जो अभी है, मतलब जिस हिसाब से अभी वायरस का बिहेवियर है उस हिसाब से अगर ऐसी कंडीशंस रहेगी तो उस हिसाब से फिर आपका एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 में लिया जाएगा। टर्म 1 में 50% सिलेबस रखा जाएगा और आपके टर्म 2 में भी 50% सिलेबस रखा जाएगा। ठीक है बेटा। इस चीज का मतलब यह है कि बोथ द टर्म 1 एग्जामिनेशंस एंड योर टर्म 2 एग्जामिनेशंस दे आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। ठीक है बेटा, क्योंकि जो आपका बेटा फाइनल स्कोर है वो माना जाएगा टर्म 1 प्लस टर्म 2, सो दीज आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस बेटा। लेकिन अब मोड क्या रहने वाला है आपका, जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन बेटा आपका है दैट्स गोइंग टू बी एमसीक्यू मोड, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आने वाला है टर्म 1 का बेटा। इस क्वेश्चन का, इस पैटर्न का जो टाइम है दैट इज गोइंग टू बी 90 मिनट्स। 90 मिनट का पेपर है। जैसे बेटा नीट के पेपर्स होते थे, जैसे बेटा एम्स के पेपर होते हैं, ऐसे जैसे जेई के, ऐसे आपका एमसीक्यू का पेपर आ जाएगा। एक ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा, ये आपका स्कूल में लिया जाएगा ये एग्जाम अंडर द नॉर्मल। अगर ऐसी कंडीशंस रही तो ये वहां पर आपको एग्जाम देना है। आपको एक सवाल में 4 सर्कल्स वहां पर दिए होंगे, यानी 4 ऑप्शंस होंगे वहां पर, तो जो आपको परफेक्ट लगेगा वहां पर आपको आंसर के लिए टिक करना होगा जैसे कि अब उन्होंने वहां पर रखा हुआ होगा। तो ऐसे आपका पेपर लिया जाएगा अगर एमसीक्यू के रिलेटेड आया बेटा। ठीक है। जो टर्म 1 का आपका एमसीक्यू के रिलेटेड आएगा वो ओएमआर शीट दिया जाएगा, उस पैटर्न में लिया जाएगा बेटा। और जो आपका ये टर्म 2 का एग्जामिनेशन है जिसमें भी 50% सिलेबस है, उसमें जो आपका एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट आंसर्स भी होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। लेकिन फर्क क्या है फिर? फर्क ये चीज है, जितना सिलेबस आप कंप्लीट करने जाओगे टर्म 1 में वो आपको टर्म 2 में करने की जरूरत नहीं है। यानी टर्म 1 में सिर्फ 50% कर लेना है आपको, और जो 50% बचा हुआ है वो आपको टर्म 2 में कर लेना है बेटा। बट अभी तक इन्होंने ये फ्रेम नहीं किया हुआ है कि सिलेबस कितना है। जब ये उसके लिए अलग वीडियो में आपके लिए वो बनाऊंगा कि जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 का रिलेटेड टू बोथ 10th क्लास एग्जामिनेशंस एंड 12th क्लास एग्जामिनेशंस बेटा। ठीक है बेटा। अब यहां पर बात ऐसी है कि अब सारी बात यहां पर कोरोना के बिहेवियर की है, यानी आपका जो एग्जाम है वो कैसे लिया जाएगा, इसके बाद भी आपका एग्जामिनेशंस इसका आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, वो सारा रिवॉल्व करता है अराउंड द बिहेवियर ऑफ योर कोरोना वायरस बेटा। वो है क्या? वो ऐसी है कि अगर नॉर्मल कंडीशंस अब रहे तो एग्जाम ऐसे, लेकिन अगर
यहां पर हालात ठीक रहे, यानी जैसे टर्म 1 का एग्जाम जब लिया जाएगा नवंबर और दिसंबर में, अगर तब हालात ऐसे ही रहे तो बेटा लिया जाएगा टर्म 1 का एग्जाम ऐसे। लेकिन अगर टर्म 2 में जब वो मार्च और अप्रैल में लिया जाएगा यानी 2022 में, तो आपका जो बेटा एग्जाम है यहां पर अगर वो कैंसिल हो गया तो आपका एग्जाम आपकी जो वेटेज है पेपर की वो टर्म 1 के बेसिस पर मानी जाएगी, और जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं और जो आपकी प्रोजेक्ट वर्क होती है उस पर वो माना जाएगा। तो उस चीज का मतलब ये परफेक्टली फिर कैंसिल हो गया आपका टर्म 2 का एग्जामिनेशन, अगर हालात उतने ज्यादा खराब रहे। यानी फिर सारा क्या कैसे लिया जाएगा, फिर यहां पर भी टर्म 1 में भी मल्टीपल चॉइस है, और जो टर्म 2 का पेपर है वो भी आपको फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है, वो भी फिर आपको मल्टीपल चॉइस ही देना है। लेकिन जो मैक्सिमम वेटेज रहेगी वो रहने वाली है तब आपकी टर्म 1 की और इंटरनल असेसमेंट्स की, और साथ ही में रहेगी आपकी प्रोजेक्ट वर्क की, और एडिशनल रहेगी जो टर्म 2 का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर वहां पर भी फ्रेम हो जाएगा। तो ऐसी रहेगी बेटा कंडीशन। अगर आप कंडीशन ऐसी हुई कि नवंबर दिसंबर में ही हालात खराब हो गई, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, वो मैं आपके सामने अब वो आसान लैंग्वेज में बता रहा हूं। अगर हम नवंबर दिसंबर में ही हालात खराब हो गई और यहां पर हालात ठीक रही, तो जो आपका एग्जाम है जो उसकी मैक्सिमम वेटेज होगी वो ली जाएगी इस पर, टर्म 2 के मार्क्स पर प्लस इंटरनल असेसमेंट्स प्लस प्रोजेक्ट। और जो ये एग्जाम है ये तो उनको लेना ही लेना है, क्योंकि फिर तो ये वाला एग्जाम अगर ये हालात खराब रहे फिर तो आपको ये घर बैठकर देना है, ऑनलाइन तरीके से आपका ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा घर बैठकर। लेकिन तब वेटेज आप मान लीजिए कुछ 20% रहने वाली है, 50% तब आपकी वेटेज नहीं रहने वाली है। तो ये बेटा यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला था बेटा, कि हालात पर सारा डिपेंड यहां पर करता है हालात पर, कि अगर टर्म 1 में हालात आपकी ठीक रही तो ऐसे, अगर टर्म 2 में भी हालात ठीक रही तो ऐसे, बट अगर टर्म 1 में हालात खराब हुई तो सारा डिपेंड है टर्म 2 पर। अगर टर्म 2 पर हालात खराब हो गई तो अगर यहां पर ठीक रही बट यहां पर खराब हुई तो टर्म 2 पर ही, और आपके इंटरनल असेसमेंट्स और आपकी जो प्रोजेक्ट वर्क है वो मानी जाएगी, उनके मार्क्स आपको कंसिडर किए जाएंगे। तो इस हिसाब से हमको एक चीज पहले यहां पर पता चल रहा है कि जो ये वाला एग्जामिनेशन है एमसीक्यू वाला बेटा, इस एग्जाम के लिए आपके जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए वो फुल सॉलिड क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि तभी तो आप वो पेपर कर सकते हो, क्योंकि वो एसोसिएशन एंड रीजनिंग पर आएगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो तो ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेंगे सिंपली हमारे क्लास 10th के रिलेटेड, हमारे एनसीईआरटी के रिलेटेड अगर हम बात कर लेंगे तो हम देख लेंगे, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोरोना नहीं होता सिंपली एग्जाम होता तो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता आपकी बायोलॉजी में सिंपल क्वेश्चन आ जाता कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन या डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, बट यहां पर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, अगर अब मुझे क्वेश्चन डालना होगा एमसीक्यू में तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बता दीजिए कि जो एफरेंट आर्टरी होती है, जब एफरेंट आर्टरी डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, और वो वाली कैपिलरी जो अल्टीमेटली सराउंड कर लेगी आपके हेनलीज लूप को, व्हाट इज दैट कैपिलरी कॉल्ड एज, 4 ऑप्शंस देंगे तो वहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा व्हाट इज टू बी कॉल्ड वासा रेक्टा। तो इस चीज का मतलब है हर कॉन्सेप्ट को आपको कितनी बारीकी से जाना है, अगर आप इस मल्टीपल चॉइस के हिसाब से कॉन्सेप्ट पे कितना बारीकी से जाना है। सपोज ऐसी बात करेंगे, अगर इसी नेफ्रॉन की बात करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन। सवाल आ जाएगा अगर आपका जो हेनलीज लूप है वो ज्यादा अंदर घुसा हुआ है आपके मेडुला के रीजन में, देन व्हाट इज दैट नेफ्रॉन कॉल्ड एज, तो दैट इज कॉल्ड एज जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये चीजें तब पता होगी जब आपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से पढ़ा हुआ होगा। बट अगर ऐसे होता तो यहां पर हम सीधे पढ़ते चलो डिस्क्राइब कर लेना स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो सिंपली कर लेंगे, कौन सी इतनी बड़ी बात है, मेन पॉइंट्स याद रखेंगे। बट अगर मुझसे आपको हो गया कि आप तो अंदर से सोच रहे होगे कि ये एग्जाम ज्यादा आसान है, बट अगर हम देख लेंगे ना असली में ये एग्जाम ही टफ लिया है इस एग्जाम के हिसाब से, बट उसके लिए अब ये एग्जाम सबसे आसान है जिसके कॉन्सेप्ट सॉलिड क्रिस्टल क्लियर होंगे बेटा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेंगे ऐसे 12th क्लास के एग्जामिनेशंस की, जैसे वहां पर आप देखते हो एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ, जैसे आप कैपेसिटेंस की बात करो, जैसे आप वेंडी ग्राफ्टिक जनरेटर की बात करते हो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हो, या जैसे आप क्या इसको बताते हैं कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हो, तो यहां पर तो एक तो हम वहां पर थ्योरी याद करते हैं, एक्सप्रेशंस को डिराइव करते हैं, यहां पर आपको सीधे आप लास्ट के रिजल्ट्स याद रख लेने और फिर ये चीज देखना है कि अल्टीमेटली क्वेश्चंस में हम कैसे उन चीजों को अप्लाई कर ले। सिमिलरली इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, सिमिलरली इन द केस ऑफ द बायोलॉजी, सिमिलरली इन द केस ऑफ द मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स की अगर हम बात कर लेंगे तो हर एक चीज वहां पर वो क्या कर लेगा, वो बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़नी है, कंसेप्चुअल सारा कुछ पढ़ लेना है, तभी जाकर आप इस एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो बेटा।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस है एमसीक्यू। यही आपको एक व्यू भी देगा कैसे जेई एम्स के नीट के पेपर्स आ जाते हैं। तो कहने की बात ये चीज़ है, यू डोंट हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट व्हाट वुड बी द बिहेवियर ऑफ दिस वायरस। यू हैव टू कीप ओनली वन थिंग इन माइंड दैट whether the examinations would be on time or not, ultimately your aim should be to crack the NEET examination, to crack the AIMS examination, to crack the JEE examinations. So ये सारी ये चीज़ें तो important हैं जो आपके लिए है, बट आप अपना पढ़ाई जो आपकी है वो आप इस वायरस से थोड़ा डिस्टर्ब मत कर लो बेटा। एग्जाम कब लिया जाएगा या कैसे लिया जाएगा, आप इतना चीज़ रखो कि दिमाग में रखो कि हमको सारा प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम नहीं है 12th क्रैक करना, अल्टीमेटली आपका एम है अल्टीमेटली जीएमसी जाना, आपका एम है अल्टीमेटली एम्स कॉलेज जाना, आपका एम है अल्टीमेटली एनआईटी आईआईटी जाना। तो उस चीज़ के लिए आपको हर एक चीज़ क्या है बारीकी से पढ़ लेनी पड़ेगी बेटा। तो मैं सोच रहा था कि यही कि इस चीज़ के रिलेटेड आप तक पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, सो दैट कि थोड़ी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा। इसके बावजूद भी कहीं पर कोई भी डाउट होगा या कोई भी हेल्प आपको अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो या मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं बेटा आपकी हेल्प कर लूँगा। तो इतना बस लास्ट में बताना चाहूँगा कि एमसीक्यू वाला पैटर्न है इस साल, तो प्लीज़ बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ लेना है। और अगर हम अपने एनसीईआरटी की बात कर ले, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ उसके रिलेटेड नहीं आई है, तो जब वो आ जाएगी उसके रिलेटेड भी मैं आपके पास आऊँगा एक वीडियो लेकर। और सिलेबस की अगर हम बात कर लेंगे इस 50% में क्या आने वाला है और इस 50% में क्या आने वाला है, तो वो जब सिलेबस को फ्रेम कर लेंगे तो उसी के साथ में एक नए वीडियो में आऊँगा और उसमें मैं सिलेबस की बात कर लूँगा बेटा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ बेटा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।